हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शब्बा खैर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे, क्योंकि देखो ये जो अपना टाइम है, मैंने कल भी आपको यही बोला, पहले वाली वीडियोस में भी यही बोला कि भाई जो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेगा बेटा वो हर जगह पे सक्सेस है। हर जगह पे सक्सेस होने का मतलब क्या है? आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो 12th क्लास पर बेस्ड होते हैं, जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को एनी टाइम प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कब रहोगे बेटा? कि जब आप लोग खुद से ही अपनी डेली रूटीन की या पर्टिकुलर टाइमिंग की स्टडी करके चलोगे, तभी रहोगे ना, तभी अपने आप को सॉलिड रख पाओगे। ठीक है, तो अब बेटा बात करें अपन, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, इस पर डेली फिजिक्स की वीडियोस और केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड होती है। क्लास 12th के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सबसे अच्छा चैनल है यूट्यूब पर। तो इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे मेन बात क्या है बेटा? प्रेस आइकन, ठीक है, ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब वीडियो अपलोड होने वाली है बेटा। ओके, तो बेटा अब अपन जो पढ़ रहे थे यहाँ पर, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था संभव अचीवर, उसके ऊपर पढ़ रहे थे फिजिक्स के जो टॉपिक्स चलते आ रहे हैं अपने कंटिन्यू। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने मास डिफेक्ट देख लिया था कल, या मास डिके या मास का लॉस जिसे अपन बोल के चलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, उसके बाद के टॉपिक्स क्या है? कल मैंने आपको लास्ट में बोला था कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है, होते क्या क्या है ये। ठीक है, तो आज के हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो है बाइंडिंग एनर्जी और एक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एटॉमिक मास से रिलेट कैसे करेगा। देखिए, पहली डेफिनेशन है बेटा, बात कर रहे हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या दे रखी है हमें? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन जो दे रखी है बेटा, ये हमने जो ली है, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप न्यूक्लियस इनटू द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है, जो अपने बात करें अपन कि जो कंटिन्यू जो अपने पार्ट्स जो अपन यूज में लेके चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर ये बात करके चल रहा है बेटा। तो मैंने ये चीज बोली कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स constituent parts and place them at the infinite distance from one another। यानी कि न्यूक्लियस का मतलब, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब या बंधन ऊर्जा का मतलब है कि जब कोई न्यूक्लियस की हम लोग बोले तो न्यूक्लियस जैसे ब्रेकिंग स्टेट में जो आता है, यानी कि टूटता है। क्या होता है बेटा? टूटता है। तो टूटने के टाइम की जो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, वो जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, जिसे हम बोल के चलते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, ठीक है भाई। कोई एलिमेंट टूटता है, जैसे सोडियम है, सोडियम में कितना एटॉमिक मास कितना होता है? 23। कितना नंबर होता है? 11। तो 11 प्रोटॉन एक जगह पे हैं जो क्या करते हैं बेटा? एटम को तोड़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। वही तोड़ेंगे ना 11 प्रोटॉन से। आप लोग बोलते हो, इंग्लिश में अपन बात करके चले तो ये बोलेंगे कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित करता है। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन एक स्थान पर होंगे, एक जगह पर होंगे, तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होने चाहिए? टूटने चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसा संभव तो आज तक नहीं हुआ, कंफर्म हो? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसा संभव तो होता ही नहीं अपने पास। तो बाइंडिंग एनर्जी भी हमने यही बोली है। तो बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी का फॉर्मूला तो आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है बेटा? आपको पता है E बराबर बहुत अच्छा होता है mc²। तो ब्रेकिंग स्टेट को जो रोकती है एनर्जी वो कहलाएगी बंधन ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। भाई एटम टूटना चाहिए, जबकि एटम को कंबाइंड रखती है, बांधे रखने का काम कौन करती है? बाइंडिंग एनर्जी करती है बेटा। ठीक, फिर आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला क्या था अपने पास? यहाँ पर मास रिलेशन फॉर्मूला E = mc²। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला दिया वो भी यही दिया कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा mc²। डेल m का मतलब था, मैंने कल आपकी वीडियो के अंदर कल अपन ने देखा था, ये होता है मास डिके या मास डिफेक्ट। और डेल m का मीनिंग क्या होता है बेटा? ZMP + NMN - M। मतलब Z हो गया एटॉमिक नंबर,
mp mass of the proton, n number of neutron, mn mass of the neutron, और m एक्चुअल मास। ये सारी चीजें रहती है इसमें, ठीक है बेटा, सारे टर्म्स इसके अंदर अवेलेबल रहेगी हमारे पास। ठीक, अब देखो यहाँ पर अपन बात करके चल रहे हैं बेटा कि जो न्यूमेरिकल में जो आपसे एनर्जी पूछता है, न्यूमेरिकल के अंदर बात करके चले जो एनर्जी पूछेगा वो आप लोग देते हो, बिल्कुल सही बात है, E बराबर डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो डेल एम सी स्क्वायर का मतलब हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो मैंने लिखा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब क्या होता है बेटा, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, का स्क्वायर कर दिया मैंने। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 तो ये रहा, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 16 हो गया बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.03 इंटू 10 की पावर कितनी -11। क्लियर है बेटा, ये जूल में आया है। किस में आया बेटा, जूल में। इसको हम ईवी में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -19 का डिवाइड करेंगे, ईवी हो गया। ठीक, -19 ऊपर गया तो बेटा काय का हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, +19। अब +19 हो गया तो 19 में से 11 गए तो बेटा कितना बचा, 8। 1 पॉइंट हटाया 0, 1 पॉइंट हटाया 2 0, 1 0 से 0 गई, ये 7 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ठीक, E बराबर आ गया 1503, 0 लगा दिया अपॉन 16 इंटू 10 की घात 6 10 की पावर 6 ईवी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया बेटा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें डेटा अपने को यहाँ पर मीट होता है बेटा। तो कोई भी डेरिवेशन हो तो डेरिवेशन के रिगार्डिंग हम लोग जब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर यदि वो पूछता है क्वेश्चन में कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए, तो जो भी आंसर आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 931.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ताकि हमारा जो है क्वेश्चन सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाए। यहाँ पर ये 1c² की वैल्यू भी होती है बेटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कंफर्म, अच्छे से समझ आया। भाई बाइंडिंग एनर्जी तो हमने बोली दी कि ब्रेकिंग स्टेट को जो रोक रही है वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहला रही है, बाइंडिंग एनर्जी कहला रही है, बंधन ऊर्जा। ठीक है, फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर हो गया। डेल एम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये रहा मास डिके, डेल एम ये रहा आपके पास पूरा, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम। ठीक है बच्चों, अगला देखो, ये रहा हमारे पास, किस किस के बीच की बात कर रहे हैं, ये तो है एटॉमिक, ये तो सॉरी मास नंबर, ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में यदि हम एटॉमिक मास का डिवाइड कर दे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन, इस तरीके से देखो एक कर्व शो हो रहा है, ये रहा आपके पास कर्व। ठीक है, दोबारा देखो, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ और ये कर्व आपको आगे मीट हो गया। क्लियर है बेटा, यहाँ पर क्या मीनिंग है इस कर्व का, आप देखो सबसे पहले चीज आती है इसमें मस्ट क्या है या इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका एक बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको देखते हुए चल रहे हैं बेटा कि ये है क्या। पहले तो इस चीज को समझो, ये इसका मीनिंग है जो हमने जो यहाँ पर जो बनाया है, ये अपने पास जो ड्रॉ है, रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड ए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये रहा। अब हमेशा मैंने आप लोगों को अभी इसके पहले वाली क्लास के अंदर, या इसके पहले तो टॉपिक अपन ने पढ़ा, क्लास में ही बोला था मैंने, और इसके पहले वाले जस्ट टॉपिक में ही बोला, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पर, देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 से, डायरेक्ट किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक, अब कैसे देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अंदर क्या देखा हमने कि जब हम इसको
अप्लाई करेंगे, डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां लिखा हुआ है बच्चों फ्यूजन लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है फिजन, ठीक है। इधर तो है फिजन और इधर है फ्यूजन। फ्यूज यानी क्या होता है, जुड़ना, ऐड होना, ऐड हो जाता है, इसी पे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। फिजन यानी होता है टूटना, मतलब क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, जो बड़े होंगे वो ब्रेक होंगे, जो छोटे होंगे वो थोड़ी ब्रेक होंगे, छोटे होंगे तो जुड़ के बड़ा बनाएंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए। अब क्या पॉइंट आया बेटा, भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हम ए के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कंक्लूजन आए, क्या क्या रिजल्ट आए वो देखो। ये ग्राफ शो हो गया आपके पास। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्ली सच एज 1s2 इज वेरी स्मॉल। तो तुम्हें पता है बेटा, ये देखो 1s2 ये रहा, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर ही आ रही है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि जो हाइड्रोजन एटम है या हीलियम है तो धीरे 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 जैसे एटम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी बच्चों। भाई हमने ये बोला कि भाई धीरे 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 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ है तो बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, यहाँ है तो और ज़्यादा है, यहाँ है और ज़्यादा है, यहाँ है और ज़्यादा है, यहाँ है, तो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो पहला पॉइंट में हमने बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन की तो स्मॉल होती है साहब, बिल्कुल सही है, ये हो गया पहला पॉइंट, स्मॉल हो गई। सेकंड पॉइंट बोला इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज इन द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। रैपिड राइज का मतलब है स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी सॉरी मास नंबर 4 and 20, 4 और 20 का जिसका होगा, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि भाई 4 और 20, और जैसे 2He4 है, 4 बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है। दिस शो दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड इज ग्रेटर देन दोज द इमीडिएट मेम्ब्रेन्स। ईच ऑफ देम न्यूक्ली कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अल्फा पार्टिकल टू द प्रेसिडिंग न्यूक्लियस। मतलब क्या है बेटा इसका मतलब है, शॉर्ट में अपन इसको समझें या बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझें, जिनका एटॉमिक मास 4 के मल्टीपल में है। देखो 4 4 के मल्टीपल है ये 8, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, वो एलिमेंट क्या होते हैं, मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं। अब आप लोग कहो तो इस चीज को हम लोग कैसे देखते हैं कि भाई 4 बेरिलियम 8 है, इसको हम लोग ब्रेक करें तो इससे हीलियम बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ कह रहा है या तो बाहर निकालेगा तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, एड होता है। एड होने का मतलब हो गया जुड़ गया, तो या तो अल्फा पार्टिकल जोड़ दो या बाहर निकाल दो, स्टेबल ही रहेगा ये। स्टेबल कैसे भाई, अल्फा का मतलब होता है 2He4, तो यदि अपन ऊपर 4 भी कम करते हैं, जैसे इसमें से 4 कम करते हैं तो 8 पे आ जाएगा, नीचे 2 कम होंगे तो ये 6 पे आ जाएगा, तो बात तो वही हो गई, वो तो स्टेबल ही गया। कुछ भी करो तुम इसके अंदर से आंसर आपको वही मीट होगा बेटा। क्लियर है, कंफर्म। आंसर 4 के मल्टीपल में आएगा, यानी कि ए 4 के मल्टीपल में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अगला देखो, आफ्टर एटॉमिक मास 20 ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रीच ए इक्वल टू 56। मतलब क्या बोला मैंने, ए इक्वल टू 56 का मतलब है कि यहाँ पर इस पॉइंट के रिगार्डिंग हम धीरे धीरे जैसे स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे 20 पे आया, 20 पे आने के बाद में धीरे धीरे क्या करा, इसने खुद को इंक्रीज किया। इंक्रीज करेगा तो देखो ये यहाँ के आसपास आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने पे लिखा हुआ है देखो फेरस 56 लिखा हुआ है, तो 26 पे आता है फेरस, 26 पे आता है, तो 26 फेरस 56 ये सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है इसका, देख लो। देयरफॉर आयरन न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल। फेरस मोस्ट स्टेबल होता है, आजकल बुक्स में निकल भी दिया होता है, तो ध्यान रखना बात वही है, फेरस पढ़ लो या निकल पढ़ लो, सेम ही मीनिंग है दोनों का। अगला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड हैविंग मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 40 to 120, 40 से 120 वाले आर द क्लोज द मैक्सिमम वैल्यू। भाई 40 से 120 वाले जो हैं मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज होते हैं। सो दीज एलिमेंट आर हाईली स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव।
120 से जो भी नीचे नीचे के हैं और 40 से ऊपर के हैं, 40 से तो ऊपर के, 120 से नीचे के, वो क्या होते हैं बेटा 56 के आसपास ही आ रहे हैं। 56 बीच में आ रहा है, 56 बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है। मिड का मतलब सेंटर के आसपास। तो ये जो हैं ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। क्या होते हैं बच्चों, हाईली स्टेबल, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, स्थायित्व, स्थायी कण होता है, ऐसे समझो। अगला बियॉन्ड डे 20 द वैल्यू डिक्रीज एंड फॉल्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। 120 के बाद में जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, पहले ग्राफ चढ़ा, देखो ये रहा ग्राफ आपके पास, ग्राफ चढ़ा 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 यहाँ तक आया, मैक्सिमम हुआ, फिर ग्राफ डिक्रीज होने लग गया। और यूरेनियम के अंदर कितना आता है बेटा, यूरेनियम के अंदर जो है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो ठीक है। तो मैंने ये बोल रखा है कि यूरेनियम के अंदर 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये देखो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट A128 हो, डिक्रीज हो रहा है, यूरेनियम से नीचे की बात कर रहे हैं हम। क्वाइट अनस्टेबल एंड रेडिएक्टिव। रेडिएक्टिव का मतलब क्या होता है, सेल्फ ब्रेकिंग। सॉरी, जो सेल्फ ब्रेकिंग एलिमेंट होते हैं, खुद से टूटने वाले, वो ये होते हैं बेटा। क्लियर, आगे यहां तक समझ में, कंफर्म। तो देखो बेटा, अब अपन बात किए किस किस के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में कर ली, एटॉमिक मास के बारे में कर ली। क्लियर, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। तो जो 4 के मल्टीपल थे वो स्टेबल थे, सबसे ज़्यादा फेरस था, उसके बाद 40 से 120 वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल, वैल्यू डिक्रीज हुई, यूरेनियम पे आई और ज़्यादा डिक्रीज हो गई। सॉरी। तो बेटा क्लियर है यहाँ तक, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्लास होगी जो बेटा अपनी, वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड होगी। आया समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।